In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, as we have already done about the introduction and importance of chemistry, our today's topic is branches of chemistry. First of all, our question is that why we classify chemistry into different branches. हमने केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में क्यों क्लासीफाई किया, क्यों ज़रूरत पेश आई कि इसको डिफरेंट ब्रांचेस में इसका डाटा रख दिया जाए, क्योंकि हमारे पास एक तो सर्च बहुत ज़्यादा थी, डाटा बहुत ज़्यादा था, जिसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें इसकी क्लासिफिकेशन करना पड़ी ताकि जो सिमिलर चीज़ें हैं, सिमिलर क्वालिटीज़ वाली जो चीज़ें हैं उनको एक पोर्शन में मतलब एक ब्रांच में रख दिया जाए ताकि उससे रेलिवेंट काम वहाँ पे किया जा सके। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमारे पास एक लाइब्रेरी हो, वहाँ पर हम अगर स्कैटर्ड बुक्स रखते जाएं तो हमें एट द एंड एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक बुक को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री का फुल डाटा एक ही जगह पे एंटर करते जाएं तो एक स्पेसिफिक चीज़ को स्पेसिफिक टाइम पे सर्च आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसको समझना और समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें ज़रूरत पेश आई कि हम इसकी क्लासिफिकेशन कर लें। अब हमारे पास जो क्लासिफिकेशन की गई केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, environmental chemistry, analytical chemistry. Students, first of all I want to tell you about your exams point of view. आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, वो आपसे नेम ऑफ द ब्रांचेस भी पूछ सकता है, वो आपसे किसी स्पेसिफिक ब्रांच का नेम लेके उसके डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स वगैरह पूछ सकता है। तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए और इसकी डेफिनेशन में एक मेन वर्ड होता है, अगर वो आप राइट करते हैं तो आपकी ऑथेंटिक डेफिनेशन हो जाती है, लेकिन अगर आप मेन वर्ड स्किप कर देते हैं तो उससे आपकी जो डेफिनेशन है उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो चली जाती है। इसलिए वो स्पेसिफिक वर्ड मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगी तो आपने बहुत केयरफुली उसको सुनना है एंड मेमोराइज भी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जिस तरह से नेम से ही पता चल रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है जिनको हम अपनी 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए ऑब्जर्व कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास एक सब्सटेंस है, वो कभी सॉलिड में होता है, कभी लिक्विड में होता है और कभी गैशियस स्टेट में होता है। ये उसकी क्या है, क्या उसकी कंपोजिशन चेंज हो रही है? नो, उसकी कंपोजिशन तो सेम रहती है। जिस तरह हमें पता है कंपोजिशन क्या होती है, कोई भी कंपाउंड जिन एलिमेंट से मिलकर बनता है वो उसकी कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जांपल वाटर की कंपोजिशन क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह से अमोनिया है, उसकी कंपोजिशन क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। कि कोई भी कंपाउंड है जिन एलिमेंट्स के मिलने से बनता है वो उसकी कंपोजिशन कहलाती है। तो ये वाली जो कंपोजिशन है ये केमिकल प्रॉपर्टी है और ये चेंज नहीं होती फिजिकल केमिस्ट्री में, जस्ट उसकी स्टेट चेंज होती है। जिस तरह से वो लिक्विड में हो गया या वो सॉलिड में हो गया या वो गैशियस स्टेट में हो गया, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर जस्ट चेंज होती हैं और इससे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। जिस तरह से सॉलिड है, आपको पता है इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, गैशियस स्टेट में होता है तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। तो ये थी हमारी फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें हम कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड चेंजेस इन दैम, उनके आपस में क्या चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इज आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, जिस तरह से आयनिक बॉन्ड भी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। तो हमारा आज का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें हम लोग स्टडी करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स को। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है।
मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को देता नहीं है, जस्ट शेयर करता है। इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट आ जाती हैं पेट्रोलियम्स, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। मतलब इसकी अगर हम एप्लीकेशंस स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट आता है कि इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में पेट्रोलियम वगैरह बनाने में, पेट्रोकेमिकल्स बनाने में एंड फार्मास्यूटिकल मतलब कि मेडिसिन वगैरह बनाने में हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हैं। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्केन्स जिसमें हमारे पास CH4 में अगर हम देखेंगे तो कोवलेंट कंपाउंड पाया जाता है कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान। इस तरह से 4 हाइड्रोजन होते हैं और एक कार्बन होता है जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड होता है कार्बन के साथ। इसी तरह से अल्कीन्स एंड अल्काइंस जिसमें हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें हमारे पास 2 कोवलेंट बॉन्ड्स हो जाते हैं, जिस तरह से H2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास अल्केन, अल्कीन और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्काइन जिसके अंदर 3 कोवलेंट बॉन्ड्स पाए जाते हैं। कीप इन माइंड जो हमारा कार्बन होता है ना, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है, इसकी वैलेंसी क्या है 4 है। तो जब भी आपने केमिकल फॉर्मूला ड्रॉ करना है तो उसमें देख लेना है कि कार्बन जो है उसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड, और इसी तरह से इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हैं, और ये जो है ये वाले बॉन्ड इस कार्बन के भी हैं, इस कार्बन के भी हैं, यही शेयरिंग है, यही कोवलेंट बॉन्ड है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो ऑर्गेनिक हमारी केमिस्ट्री है इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, इनकी जो स्टडी होती है। कार्बन, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स की हमने स्टडी कर ली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिमेनिंग पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब की स्टडी हम करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें हमारे पास इसको ग्लास वगैरह, सीमेंट वगैरह और मेटलर्जी, मेटलर्जी इंपॉर्टेंट है इसमें कॉन्सेप्ट वाइज। मेटलर्जी क्या है, हमें जो ज़मीन है इसमें से ओर्स मिलती है, मतलब ज़मीन के अंदर से हमें धातें मिलती हैं, जो धातें मिलती हैं वो क्रूड फॉर्म में होती हैं, उनको प्यूरिफाई करना पड़ता है। तो वो जो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर के हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उस सैंपल में से, वो उसको हम बोलते हैं मेटलर्जी। मतलब हमने ज़मीन के अंदर से धातें निकाली, वो हमारे पास प्योरीफाई नहीं थी, उनको प्योरीफिकेशन करने के लिए हमने उसको एक प्रॉपर प्रोसेस में से गुजारा और उसके बाद हमने उसमें से जो मेटल्स थी उनको एक्सट्रैक्ट किया, तो इसको हम बोलते हैं मेटलर्जी, मतलब ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट इज आवर बायोकेमिस्ट्री। बायो जिस तरह से हमें पता है, बायो किसको कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ज़िंदगी को बोलते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री मतलब वो वाले केमिकल्स, वो वाले सब्सटेंसेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें पता है 16 बायो एलिमेंट्स भी हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, फैट्स वगैरह आ जाते हैं। इन सब की स्टडी हम किस में करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। इसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाती है बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं उनकी और उनके केमिकल रिएक्शंस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स वगैरह आ जाते हैं। और साथ ही साथ इनको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं मेडिसिन बनाने के लिए।
फूड साइंसेज एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स हमारी जो क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो मेथडोलॉजी, जो हम फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या आ जाती है, एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जिस तरह से हमें नेम से ही पता चलता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ की जो तैयारी है वो क्या है, इंडस्ट्री में होती है। जिस तरह से हम रॉ मटेरियल्स को प्रिपेयर करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रस एसिड है, अमोनिया है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हम हर चीज़ की जो तैयारी है वो किस में करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं। इन केमिकल्स को प्रिपेयर करने के बाद इनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में। फॉर एग्जांपल पेपर, प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स, सॉप्स, मतलब हम इतने केमिकल्स डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, इतनी चीज़ें, हमारी हर चीज़ जो है वो केमिकल्स के मिलने से बनती है, और ये केमिकल्स जो है ये इंडस्ट्री में प्रिपेयर होते हैं। इसी तरह से ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री में ही हमारी जो फर्टिलाइजर्स हैं वो भी हमारे इंडस्ट्री में प्रिपेयर होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स एंड इसकी एप्लीकेशंस में आ जाते हैं फर्टिलाइजर्स, सॉप्स, पेपर्स एंड डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स हम बोलते हैं जो सफाई करने के लिए हम केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनको हम बोलते हैं डिटर्जेंट्स। जिस तरह कपड़े वगैरह वॉश करने के लिए या फर्श वगैरह साफ़ करने के लिए डिफरेंट तरह के हम डेली लाइफ में, डेली बेस पे डिटर्जेंट्स को यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर, जिस तरह नेम से पता चल रहा है कि न्यूक्लियस से रिलेटेड है, मतलब वो वाले एलिमेंट्स जिनके न्यूक्लियस से रेडिएशंस निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं। नॉर्मली हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं और उनके न्यूक्लियस से कोई रेज वगैरह नहीं निकल रही होती, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो स्टेबल नहीं हैं, इस वजह से उनके न्यूक्लियस से रेडिएशंस निकलती रहती हैं। उन रेडिएशंस की वजह से हम उनको रेडियो एक्टिव भी बोलते हैं कि वो एक्टिव है रेडिएशंस को प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये जो रेडिएशंस हैं ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, जिस तरह से हम इनको मेडिसिन्स वगैरह के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह में इनको यूज़ करते हैं। हॉस्पिटल में हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं, जिस तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट है या ट्यूमर का ट्रीटमेंट है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेज को। और जिस तरह से हमें पता है विदाउट ऑपरेट हम किसी भी चीज़ का जो है वो मोस्टली ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो होती है वो रेडियो एक्टिविटी के थ्रू ही हम करते हैं। कैंसर हमें पता है कोई एक सेल होता है जो अनकंट्रोल जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देता है, हालांकि उसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती डिवाइड करने की, लेकिन वो विदाउट एनी रीज़न ही डिवाइड करना शुरू कर देता है। हाँ, वो डिवाइड करता जा रहा, उसको कंट्रोल करने के लिए हम उसके ऊपर रेस फेंकेंगे और जो वो ज़रूरत के बिना ही बन गए हैं सेल्स, उनको ख़त्म करने के लिए वो रेज जो हैं हम उनके ऊपर गिराते हैं। उससे क्या होता है, हम जब रेडिएशन से पास ऑन करते हैं तो जो एक्स्ट्रा सेल्स होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर इसकी रेडिएशंस को प्रॉपर कंट्रोल ना किया जाए तो ये हमारे सही वाले सेल्स को भी डैमेज कर देती है, इसलिए इसके कॉन्सेंट्रेट होकर इस ट्रीटमेंट को किया जाता है ताकि हमारे जो सही वाले सेल्स हैं वो डैमेज ना हो, क्योंकि ये तो रेस है ना, इन्होंने तो सब सेल्स को डैमेज कर देना है जो भी इसके सामने आएंगे। इसी तरह से ट्यूमर है वो भी हमारी बॉडी में जब बन जाता है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम रेज जो है वो पास ऑन करते हैं। दैट इज़ रिलेटेड टू न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज़ अबाउट रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेसेस। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल पावर को प्रोड्यूस करने के लिए भी हम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ आवर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिस तरह से नेम से हमें पता चल रहा है, इन्वायरमेंट जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट क्या है, सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से जितनी भी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ये सब इकोसिस्टम, ये सब जो है ये क्या है, हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनको हम बायोलॉजी, जियोलॉजी,
इकोलॉजी भी कह सकते हैं। बायोलॉजी लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं, एंड इकोलॉजी इकोसिस्टम से रिलेटेड जितना भी है। जियोलॉजी ज़मीन से रिलेटेड जितनी भी हैं, जिस तरह से लेयर्स ऑफ अर्थ हैं या लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हैं, ये सब जो हैं ये इन्वायरमेंट का पार्ट हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम बहुत सारी चीज़ें अपने फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, इसको पोल्यूट कर रहे हैं। जिस तरह से हमें पता है पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ये सब हमारी किस वजह से हैं। जिस तरह से हम इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और स्मोक प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह से हम जितना भी वेस्ट है उसको भी विदाउट डिटॉक्सिफाई किए फेंक देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रही है, वाटर पोल्यूशन हो रही है, एंड एयर पोल्यूशन हो रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जिस तरह से आपको पता है हमारी जो अर्थ है इसका टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है, और इसके इंक्रीज़ होने की एक वजह हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, दिन ब दिन टेम्परेचर जो है वो अर्थ का ज़्यादा होता जा रहा है। तो अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं 3 आवर्स को यूज़ करके। 3 आवर्स क्या है ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि फिर हम अपने टॉपिक से हट जाएंगे। नेक्स्ट इज आवर एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू एनालिसिस। नेम से पता चल जाता है एनालिसिस। एनालिसिस में क्या करना होता है, हमारे पास एक सैंपल है, उसमें हमने देखना है कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमारे डिज़ायर के हैं, जो हमारी ज़रूरत के हैं, उनको हमने सेपरेट आउट करना है। पहले हम उसको एनालाइज करेंगे, देन हम उनको सेपरेट करेंगे। तो ये जो काम है हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में करेंगे। सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द सैंपल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का हमें पता है, जिस तरह से कंपोजिशन से ही है कि कोई भी कंपाउंड है उसके अंदर हम देख लेना कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हमें चाहिए। तो उन जो हमें चाहिए उनको सेपरेट आउट करने के लिए हम कोई ना कोई तकनीक यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हम सबसे पहले सैंपल को एनालिसिस करेंगे, देन उसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो है वो अलग हो जाएंगी हमारे डिज़ायर के एलिमेंट्स। तो ये हम किस में करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। I hope you understand this. If you have any question, you can ask to me. Allah Hafiz.